गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं समास। ठीक है, जानते हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना या संक्षिप्त करना। इसका सबसे सार्थक अर्थ अगर कहें, जो सही और सटीक अर्थ है, वो होता है संक्षिप्तीकरण करना। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, मैंने संधि में भी बताया था कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो अगर इसको हमको संधि से थोड़ा सा अलग करना है तो हम ये मानेंगे कि इसका सबसे सही जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण करना। अब परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पद यानी शब्द के मेल से नया सार्थक शब्द, सार्थक क्यों, जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। दो पद थे जिनसे हमने समास की प्रक्रिया को अपनाया और एक पद बनाया, तो उस पद को हम क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ आप एक शब्द देख रहे होंगे, देश भक्त। ये दो पद हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो पूर्व पद उत्तर पद मिलकर समस्त पद बनाते हैं। तो पूर्व पद है देश, उत्तर पद है भक्त, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना? समस्त पद देश भक्त। और इसे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो क्या कहलाई? समास। इसी तरह के एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे नीला कमल। दो पद है, ये मिलकर के क्या बने? एक समस्त पद यानी नील कमल बन गए। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कारक। का क्या है? कारक चिन्ह है, आप जानते ही हैं। हमारे 8 कारक चिन्ह होते हैं, तो जो अब घटकर कम हो गए हैं। तो आप समास जब हम प्रक्रिया अपनाते हैं, समास की प्रक्रिया में समस्त पद बनाते वक्त क्या होता है? यहाँ से या तो कारक शब्दों का, जिसको परसर्ग भी बोलते हैं, कारक चिन्हों का, परसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ अगर योजक शब्द होते हैं तो उनका भी लोप हो जाता है, यानी उन्हें हटाकर, आप यहाँ देखिए का हटकर यहाँ पर कुछ नहीं रह गया है ना। तो इस तरह से यहाँ से कारक शब्द अगर कारक चिन्ह होंगे या कह लीजिए परसर्ग लगा होगा तो वो हट जाएगा। और अगर योजक चिन्ह या योजक शब्द लगा होगा तो वह भी हट जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे आप देखेंगे माता पिता, तो ये क्या है? योजक चिन्ह है, तो ये योजक चिन्ह हट जाएगा। ठीक है। और अगर योजक शब्द होगा जैसे माता और पिता, तो फिर क्या होता है? माता और पिता से और हट करके चिन्ह अगर देखिए जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर योजक शब्द आ जाएगा। और अगर इसे समस्त पद में बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? योजक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। संस्कृत में ये योजक चिन्ह भी हट जाता है, आप एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह से अब जानते हैं कि आप अक्सर एग्जाम में देखते होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास विग्रह कीजिए। क्या होता है समास विग्रह? मैंने संधि में भी आपको बताया था, यहाँ पे भी समझिएगा। समस्त पदों को, ये जो समस्त पद है, इसको अलग करने की प्रक्रिया, ये जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है, इसी को समास विग्रह कहते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। अब जान लेते हैं समास के भेद। तो समस्त पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? समास विग्रह। अभी तक का क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा द्वंद्व समास। आपको बता दूं, संस्कृत में तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु को उसका उपभेद माना जाता है। कुछ विद्वानों ने भी केवल 4 ही समास को बताया है और बाकी को उसके उपभेद बताकर, लेकिन जो मेन होते हैं वो यही 6 होते हैं। इसलिए आपको एक एक करके सबको पढ़ना है। अब आगे हम एक एक की परिभाषा और उदाहरण सहित उसका समास विग्रह इत्यादि सारी चीजें खूब अच्छे से जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद यानी बाद वाला पद। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको समझाया था कि पूर्व पद पहले का पद और उत्तर पद बाद का पद। ठीक है। तो इस समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है। उस तरह से ये जो समास होगा वो तत्पुरुष समास कहलाएगा।
इस समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले परसर्ग यानी कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात वे छिप जाती हैं, वे हट जाती हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। अगर साधारण शब्दों में आपको कहें तो ये इसमें खास बात होती है कि इनका समस्त पद बनाते समय इन पूर्व पद और उत्तर पद का जब हम तत्पुरुष समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं जिन्हें हम परसर्ग भी बोलते हैं उनका लोप हो जाता है। आप कारक चिन्ह तो अच्छे से जानते ही हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले तत्पुरुष समास के भेद जान लेते हैं, क्योंकि जितनी हमारी विभक्तियां होती हैं उतने ही हमारे तत्पुरुष के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो हम भेद भी साथ में पढ़ते चलते हैं, उनके एग्जाम्पल भी साथ में पढ़ते चलते हैं और इस तरह से आपको तत्पुरुष समास पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास के भेद, जितनी विभक्तियां उतने भेद मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो पहले कर्म धारक तत्पुरुष समास देख लेते हैं। ग्राम को गत, आपको याद होगा ये को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का। तो ग्राम को गत, यहाँ से कारक विभक्ति का लोप हो जाएगा यानी हट जाएगा, बचा क्या, ग्राम और गत, तो ये क्या बन गया, ग्रामागत। इसी तरह से सर्वभक्षी देख लीजिए, तो क्या बन गया, आप देख रहे होंगे यहाँ से इसका लोप हो गया है और यहाँ से इसका, तो सर्वभक्षी का क्या हो गया, सर्व को खाने वाला अर्थात सर्वभक्षी। इसी तरह गगन को चूमने वाला क्या होगा, गगन चुंबी, यहाँ भी देखिए को हट जाएगा। फिर क्या है, यश प्राप्त, इसका क्या होगा, यश को प्राप्त, तो को है कर्म कारक का चिन्ह, कर्म की विभक्ति, तो वहां से इसका लोप हुआ और ये क्या बन गया, कर्म धारक तत्पुरुष समास। इसी तरह से करण तत्पुरुष देख लेते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, से, जिससे कार्य करने का जो साधन होता है। तो यहाँ देखेंगे मन माना, यानी मन से माना, मन से माना। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है, यहाँ से इसका लोप हो जाएगा, ये क्या बन गया, मन माना। इसी तरह से देखिए तुलसी कृत, तो ये क्या हो गया, तुलसी से कृत। जब हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं करण तत्पुरुष। करण विभक्ति है, आपको पता हो, करण कारक आपने पढ़ा है, इसका चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, तो यहाँ देखिए मन माना है, इसका मतलब क्या होता है, मन से माना। तो हमने यहाँ पर ये समस्त पद बनाया है और ये समास विग्रह किया है। समास विग्रह करेंगे तब विभक्ति आएगी, लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा। यही समास की खासियत है। उसी तरह से देखिए तुलसीकृत, इसका क्या मतलब होता है, तुलसी से कृत, यानी तुलसी से किया गया है। ठीक है, इसी तरह गुण युक्त देख लीजिए, गुण से युक्त, गुण युक्त का क्या होता है, गुण से युक्त। ठीक है, अगला देख लीजिए हस्त लिखित, यानी हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, ये भी सही है, इसका क्लियर है। अब आपको इन दोनों में आपको और एक खास बता दूं बात, आप ये देख रहे होंगे कि ये इसका विशेषण है। जब समास विग्रह होता है तो आप ये जान लीजिए संज्ञा का संज्ञा के साथ समस्त पद बन सकता है, इस तरह से आपके संज्ञा का विशेषण से बन सकता है, अव्यय का संज्ञा से बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए विशेषण से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए संप्रदान कारक, अगला देख लीजिए कारक संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। अब इसका, चूंकि ये तत्पुरुष समास में प्रयोग हो रहा है तो ये क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अब यहाँ देखिए यज्ञशाला, यज्ञशाला का क्या मतलब हुआ, यज्ञ के लिए शाला। इसी तरह आप एक शब्द अक्सर सुनते होंगे प्रयोगशाला, उसका मतलब क्या होता है, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए मालगाड़ी, यानी माल के लिए गाड़ी। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये समस्त पद है और यहाँ से कारक जो हमारा चिन्ह है इसका लोप हो रहा है। ठीक है, अगला देख लीजिए हथकड़ी, हथकड़ी का क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी, क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी आप जानते होंगे। इसी तरह गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके आगे के जो भेद हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, जो कर्म विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे ग्रामागो गत में ग्रामगत बन गया और को का लोप हो गया। इसी तरह गगन को चूमने वाला में से गगन चुंबी हुआ और को का लोप हो गया। इसी तरह से सर्वभक्षी था, सर्वभक्षी मतलब सबको खाने वाला।
यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष में इसका जो चिन्ह होता है विभक्ति का से, वो लोप हो जाएगा। जैसे मन माना तो मन से माना, ये समास विग्रह है, ठीक है, ये समस्त पद है। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। गुण युक्त, गुड़ से युक्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित। इसी तरह से संप्रदान कारक में क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो इनके बीच से के लिए का लोप हो जाएगा, वो हट जाएगा। यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। गौशाला, गौ के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है। इस तरह से अब हम इसके आगे के बारे में जानते हैं। अब हम आगे की विभक्ति देखते हैं। आगे की क्या थी, अभी तक कर्म पढ़ा हमने, करण पढ़ा, संप्रदान पढ़ा, आगे अपादान। अपादान में, अपादान का चिन्ह आपको पता होगा, से होता है, ठीक है। से करण का भी था, लेकिन यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। वही चीज यहाँ पर भी रहेगी। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, ठीक है। रोग क्या हो गया, अलग हो गया, यह समझ में ही आ रहा होगा। धनहीन यानी धन से हीन, ये क्लियर है आपको। ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। हमने इसमें क्या किया, कारक विभक्ति जो थी इसका लोप कर दिया, ठीक है, समस्त पद बनाते वक्त। पूर्व पद क्या है, रोग। उत्तर पद क्या है, मुक्त। इस तरह इसमें क्या है, पूर्व पद धन, हीन क्या है, उत्तर पद। जो पहले आया वो पूर्व पद, जो बाद में आया वो उत्तर पद। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला संबंध तत्पुरुष, आपको इसका चिन्ह याद होगा, का के की याद होगा। तो इसी तरह देखिए, गंगा तट यानी गंगा का तट, क्या आ गया यहाँ पर, देखिए का, किसका चिन्ह है ये, संबंध कारक का, ठीक है। जो अब यहाँ क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास बन गया। इसी तरह राजा पुत्री, ठीक है, राजपुत्री, तो ये क्या हो गया, राजा की पुत्री। राजपुत्र अक्सर आपने देखा होगा, तो क्या होगा, राजा का पुत्र। राजकुमार होगा, राजा का कुमार, राजकुमार। इसी तरह समयाकुल, तो यहाँ उसका क्या होगा, समय के कुल, समय के कुल, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब आगे अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह आपको याद होगा, में और पर, यही चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। अब यहाँ समास देख लेते हैं। शरणागत, ये क्या है, समस्त पद, क्या है ये, समस्त पद। विग्रह कर रहे हैं, शरण में आगत, शरण में आगत। अगर विभक्ति हमने विग्रह किया तो विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, समस्त पद बनाना है, यानी समास करना है। तो यहाँ कारक विभक्ति का लोप कर देंगे, उसे हटा देंगे, उसे छिपा देंगे। इसी तरह देखिए धर्मवीर, याद हो गया आपको, धर्मवीर यानी धर्म में वीर। कर्मवीर, कर्म में वीर, ठीक है। इसी तरह अगला देख लीजिए, आप बीती, मतलब आप पर बीती। क्लियर है यहाँ तक। आपने अपने यहाँ अधिकरण के जो दोनों चिन्ह हैं उनका, यानी दोनों जो कारक विभक्ति है उनका उपयोग कर लिया है, ठीक है। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। अपादान कारक रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। धनहीन यानी धन से हीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का देख लेते हैं। गंगा तट यानी गंगा का तट। राजपुत्री, राजा की पुत्री। समयाकुल मतलब समय के कुल या अनुकूल। अधिकरण तत्पुरुष में वही देख लेते हैं। शरणागत, शरण में आगत। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। शरणागत शरण में आया हुआ, याद होगा आपको। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जितनी विभक्तियां होती हैं उतने ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो कर्म धारक से लेकर के कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक की जो विभक्तियां थी वो तत्पुरुष समास के भेद थे। कुछ और ये भेद हैं जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही अब के जो आचार्य लोग हैं उन्होंने इसको इसमें सम्मिलित किया है, ठीक है। ज्यादातर ये संस्कृत में उपयोग होते हैं, आप इनकी जानकारी रखें, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है। एक होता है नए तत्पुरुष, इसका मतलब समझ लेते हैं। जिस समास में पहला पद निषेधवाची, निषेध का मतलब मना करना, वाची होता है, वहां पर नए तत्पुरुष होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अनपढ़, ठीक है। अनपढ़ ये समस्त पद है, इसका विग्रह क्या किया तो क्या हो गया,
न पढ़ा। न क्या है? निषेधवाचक। क्या है? निषेधवाचक शब्द है, ऐसे भी समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? नई तत्पुरुष समास। ऐसे देखिए अयोग्य, तो ये क्या हो गया? अयोग्य कौन होगा? जो नहीं योग्य होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? नई तत्पुरुष। इसी तरह से अकुशल, अकुशल का मतलब क्या होता है? न कुशल, यानी जो कुशल ना हो, तो ये भी तत्पुरुष समास हो गया। इसी तरह से अस्थिर देख लीजिए, अस्थिर का मतलब क्या होगा? जो स्थिर न हो, तो ये भी किसके अंतर्गत आ गया? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। एक आप कहीं कहीं पर देखेंगे कि तत्पुरुष समास के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको मिलते हैं जहां पर कारक विभक्ति के साथ साथ क्या होता है? कुछ पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने के लिए जो हम शब्द समूह का उपयोग करते हैं उनका भी लोप कर देते हैं। तो ऐसे लोप करने वाले, जहां पर शब्द समूह का लोप हो जाए, ऐसे जो तत्पुरुष समास होंगे वो लोपी तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दही बड़ा, क्लियर? दही बड़ा का मतलब क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा। में यहाँ पर विभक्ति है, आपको पता है, अधिकरण अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा, तो ये विभक्ति है, ठीक है, लेकिन डूबा हुआ ये शब्द समूह हो गया क्योंकि पद तो दो ही थे, दही और बड़ा। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने के लिए हमने कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ शब्द समूह का भी उपयोग किया। ठीक है, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो इन्हीं कारक विभक्ति को का लोप करेंगे और साथ ही साथ शब्द समूह का, तो ये क्या बन जाएगा? लोपी तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं, वन मानुष। वन मानुष, दो ही पद है, वन और मानुष। पूर्व पद वन हो गया और मानुष उत्तर पद हो गया। समास विग्रह करेंगे तो वन में रहने वाला मानुष। में कारक विभक्ति तो है लेकिन रहने वाला क्या है? शब्द समूह है। इसकी जरूरत हमें क्या करने के लिए पड़ी? तत्पुरुष समास का उदाहरण बनाने के लिए पड़ी। तो इसलिए ये क्या हो गया? लोपी तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह से हमने आज क्या क्या देखा? तत्पुरुष समास का की परिभाषा जानी, उसका जो खास नियम है वह जाना कि इसमें कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, परसर्ग का लोप हो जाता है। उसके बाद तत्पुरुष के हमने भेद जाने, जिसमें से हमने विभक्तियां कर्म से लेकर के अधिकरण तक देखी, वो समास के अंतर्गत। इसके साथ दो और भेद हमने जाने, कौन से? नई तत्पुरुष और लोपी तत्पुरुष। ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत के आचार्यों ने तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसे माना है। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। देखिए, इस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इनके पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेषिका या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इससे पहले वाले में क्या था? कारक विभक्तियों की बात थी। इसमें क्या है? विशेषण और विशेषिकी या उपमेय और उपमान की बात है। ठीक है, उपमेय उपमान आप जानते ही हैं और विशेषण और विशेष जानते हैं। विशेष मतलब जिसकी विशेषता दी जाती है और विशेषण जो विशेषता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, परमेश्वर, दो पद है, पूर्व पद उत्तर पद। उत्तर पद क्या है? प्रधान है, पूर्व पद गौड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, पूर्व पद क्या है? विशेषण है और यहाँ पर उत्तर पद विशेष है। इसकी ये विशेषता बता रहा है। ध्यान से देखिए, इसकी ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब इसका समास विग्रह क्या होगा? परम है जो ईश्वर। क्या है? परम है जो ईश्वर। यहाँ पर ये समस्त पद है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? समस्त पद। समस्त पद कब बनता है? समास की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, ये समस्त पद है। ये दो पद थे, आपको पूर्व पद और मैंने उत्तर पद बताया, ये समास विग्रह। ठीक, इसी तरह अगला देख लेते हैं, पद पंकज। दो पद, पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय। पद और पंकज, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पद पंकज के समान। क्या होगा? पद पंकज के समान। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अंधविश्वास यानी पद पंकज। पद पहला पद और पंकज दूसरा पद यानी उत्तर पद। क्या बना समास विग्रह इसका? पद पंकज के समान। ठीक है, अब इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अंधविश्वास यानी अंधा है जो विश्वास। ठीक है, अगला देख लीजिए, महादेव यानी महान है जो देव। इस तरह से उपमेय और उपमान का भी एक देख लीजिए,
जैसे कमल नयन यानी कमल के समान नयन, घनश्याम यानी घन के समान श्याम। ठीक है, अब इसको एक बार दोहरा लेते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। इस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इनके पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेषिका या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे परमेश्वर परम है जो ईश्वर, पद पंकज के समान। अगला हमने देखा था अंधविश्वास, अंध के समान विश्वास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। पहले इसके बारे में जान ले। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। दोनों पद कौन? उत्तर पद पूर्व पद, याद होगा। इस समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी अन्य पद अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, और जिस पद की ओर संकेत करते हैं वही पद क्या होता है? प्रधान होता है। वही पद प्रधान होता है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, समझिएगा, सीधी सी बात। जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, कोई शब्द आपके समस्त पद आपके सामने आएगा, तुरंत आपके दिमाग में एक नया शब्द आ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दशानन, तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा क्या कि अच्छा रावण की बात हो रही है। या मैंने कहा मेघनाथ, तो तुरंत आता है कौन? रावण का पुत्र अर्थात मेघनाथ। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मैंने कहा गणपति, तो दिमाग में आता है तुरंत गणों का पति कौन? आपके गणेश भगवान। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं, या लंबोदर देख लीजिए, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणपति। इसी तरह से कुछ इनको भी देख लेंगे। नीलकंठ, तुरंत दिमाग में आता है कि भगवान शिव की बात हो रही है, बस विग्रह करने का तरीका देखना है। नीलकंठ अर्थात नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। तो न यहाँ पर नील यानी कि पूर्व पद प्रधान है, न यहाँ पर कंठ उत्तर पद प्रधान है, दोनों ही गौड़ है। कौन सा पद प्रधान है? शिव। अन्य पद शिव हुआ वो प्रधान है। ठीक है, इसी तरह से पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। गुलाब तो खिलेगा नहीं, गेंदा का फूल तो खिलेगा नहीं, कमल ही खिलेगा, तुरंत आपके दिमाग में आता है। तो उसी तरह से ये भी देख लीजिए, पंख में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो ना यहाँ पर पंख आपका पूर्व पद जो है, ऐसे देखिए पंख, ना तो ये आपका प्रधान है और ना आपका ये प्रधान है। कौन सा प्रधान है? इन दोनों के मिलन से जो बना वहां पर कमल, वो अन्य पद प्रधान है। इसी तरह से देखेंगे वीणा पाड़ी, यानी वीणा है पाड़ी में जिसके अर्थात हाथ में, पाड़ी मतलब हाथ होता है अर्थात सरस्वती माँ। इसी तरह से दुधमुहा यानी मुंह में दूध है जिसके, किसके होता है? छोटे बच्चे के। तो तुरंत एक आपको पद मिल गया क्या? छोटा बालक। तो यहाँ पर छोटा बालक प्रधान होगा। ऐसे गजानन, गज है आनन जिसका आनंद माने सर, जिसका अर्थात गणेश। क्लियर है आपको? इस तरह से आपने आज बहुव्रीहि समास को देखा। देखिए इसमें फिर से क्या है, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं और इस समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद, जिसे हम अन्य पद बोलते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। और जिस पद की ओर संकेत करते हैं वही पद क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो शिव प्रधान है। पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। वीणा पाणी अर्थात वीणा है पाणी अर्थात हाथ में जिसके, तो वो क्या हो गया? सरस्वती। दुधमुहा, मुंह में दूध है जिसके अर्थात छोटा बालक। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज कह लीजिए कि ये बहुत जल्दी आने वाला आपको समास है। ठीक है, 6 समासों में से यही है जो आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे और आपको लगेगा कि ये सबसे सरल है। देखिए, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद केवल संख्यावाची हो, अर्थात वो कोई न कोई संख्या होगा ही। संख्या मतलब 1 से 100 तक की, 1000 तक की जो गिनती होती है, जो शब्द होते हैं वे। ठीक है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समास का पूर्व पद केवल संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं।
अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में समस्त पद पहले देखिए, ये आपको क्या है, षटकोण, पंचवटी, शताब्दी, त्रिलोक, पंजाब। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो पहला पद है, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ और चाहे यहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको कि ये पहला पद कोई ना कोई संख्या है, जैसे षट यानी 6, पंच 5, शत 100, त्रि 3, पंच यानी क्या होगा 5। ठीक है, क्लियर। तो पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा और संख्यावाची होगा, इसकी यही विशेषता है। एक आप दशानन जानते होंगे, आपने दशानन का क्या है, पहला पद संख्यावाची है, दशानन 10 सिर वाले रावण की बात है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, अब इसका हम समास विग्रह देखते हैं। इसकी एक खास बात होती है, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो जो इसका उत्तर पद होगा उसके साथ हम समूह या समाहार ये शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, इस शब्द को हमको जोड़ना पड़ेगा, किसके साथ जोड़ना है, पूर्व पद के साथ नहीं, उत्तर पद के साथ। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे षटकोण यानी 6 कोणों का समूह या समाहार, दोनों ही लिख सकते हैं आप, चाहे समूह लिखिए चाहे समाहार लिखिए। उसी तरह से पंचवटी 5 वटों यानी पेड़ों का समूह यानी समाहार। शताब्दी 100 सालों का समूह या समाहार। इसी तरह से त्रिलोक 3 लोकों का समूह। ठीक है, इसी तरह से पंजाब 5 आब यानी नदियों का समूह। मुझे लगता है आज यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, अपने शब्द सुना होगा चौपाया। ठीक है, यानी 4 पायों वाला। ठीक, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया समूह या समाहार लगाना है, तो चौपाया रहेगा, पहला पद आपको संख्यावाची मिल गया, संख्यावाची विशेषण है वो भी। ठीक, उसके बाद पाया, ये क्या हो गया उत्तर पद, इसके साथ आपको क्या लगाना है, समूह या समाहार, तो 4 पायों का समूह या समाहार। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह या समाहार। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप कुछ अठन्नी ले लीजिए, एक शब्द अठन्नी 8 आनों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह या समाहार। क्लियर है। फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होगा वहां पर मृदु समास होगा। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है और उनके स्थान पर योजक चिन्ह लिख दिया जाता है। समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे तो कभी पहला पद प्रधान था, कभी उत्तर पद प्रधान था, लेकिन इस एक यही समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दोनों पदों को जोड़ते समय जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनका लोप कर दिया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब और, अथवा, या इत्यादि। ठीक है, इनका लोप कर दिया जाता है और उनकी जगह पर क्या लगा दिया जाता है, योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे देखते हैं। पहला, दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम रहीम, ये समस्त पद है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या कह रहा था हमारी परिभाषा कि हम जब समस्त पद बनाएंगे तो योजक शब्द को हटाकर योजक चिन्ह लगा लेंगे। तो समास विग्रह हुआ है राम और रहीम, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इसको हटा दिया तो क्या लग गया, यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया। और चूंकि इसका जो ये पहला नियम कह रहा है, पहला प्रकार कह रहा है कि दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, तो देखिए राम का अलग अस्तित्व है और रहीम का अलग अस्तित्व है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं दूसरा, दोनों पद अलग अलग अस्तित्व न रखकर, पहले में रखकर था, इसमें न रखकर समूह का बोध कराते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं। ऐसे समझिएगा, मजदूर दाल रोटी के लिए कमाता है, दाल और रोटी के लिए नहीं कमाता है, पूरे भोजन के लिए कमाता है, यानी पूरे समूह की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह मैंने देखिए यहाँ पर किया है, दाल रोटी, दाल और रोटी अर्थात भोजन हो गया। क्लियर। तीसरा देखते हैं, दोनों पदों के बीच या अथवा ये 2 विकल्प सूचक अव्यय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, विकल्प सूचक अव्यय। देखिए, पाप
पुण्य, पाप पुण्य, ये क्या है यहाँ पर, पाप अथवा पुण्य। क्लियर है, यहाँ अथवा विकल्प सूचक अव्यय है। इसी तरह देखिए थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ये विकल्प सूचक अव्यय हो गया। क्लियर है, यहाँ आप और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाभ हानि, लाभ और हानि दोनों का क्या है, अपना अपना अस्तित्व है, तो ये पहले नियम पर आ रहा है। इस तरह से भला या बुरा, भला या बुरा, ये किस पर आ रहा है, तीसरे नियम पर आ रहा है, विकल्प की बात हो रही है। एक एग्जाम्पल आपको और दिया है मैंने, माता और पिता, आप बताइए क्या है ये दोनों, ये दोनों अलग अस्तित्व रख रहे हैं और ना कि किसी समूह का बोध अलग कर रहे हैं, तो ये भी पहले का ही उदाहरण है। और आपको बता दूं, द्वंद्व समास को पहचानना है तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे ज्यादातर वो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, एकदम एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे देखिए लाभ हानि विलोम शब्द भी है, भला बुरा, ठीक है, माता पिता। क्लियर है, तो इससे भी हम द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा, द्वंद्व समास। एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय को हटाकर उसकी जगह योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। पहला नियम क्या कह रहा था, दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, जैसे राम और रहीम। इसी तरह से दोनों पद अलग अस्तित्व न रखकर किसी समूह का अस्तित्व दिखाते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं, उसका बोध कराते हैं, जैसे दाल रोटी, भोजन का बोध कराते हैं। तीसरा नियम था क्या, कि विकल्प सूचक अव्यय इसमें जुड़ा होता है, जैसे पाप या पुण्य, या कह लीजिए थोड़ा अथवा बहुत, कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अंतिम समास था। हमने क्या पढ़ा, समास पढ़ा, समास का अर्थ पढ़ा, समास के भेद पढ़े, उनकी परिभाषा जानी, भेदों का उदाहरण जाना और इस तरह से पूरे समास को पढ़ा हमने। अब आपको क्या करना है, अपने पठित पाठों में आए हुए इस तरह के सामासिक समस्त पदों को छांटना है और उनका समास विग्रह करने का प्रयास करना है।